हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो चंद दिन पहले JF-17 ब्लॉक 3 के प्रोटोटाइप की एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जिसमें इस प्रोटोटाइप ने विंग्स के नीचे हार्ड पॉइंट्स के ऊपर दो BVR मिसाइल्स कैरी की हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि JF-17 ब्लॉक 3 में BVR मिसाइल्स को कैरी करने के लिए ये जो ड्यूल इजेक्टर रैक्स इंटीग्रेट की गई है, कैसे ये ड्यूल इजेक्टर रैक्स JF-17 की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं इनको बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, मददगार साबित होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो JF-17 का छोटा साइज होने की वजह से शुरू से ही इस फाइटर जेट के साथ दो जो काफी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो अटैच रही हैं। पहली प्रॉब्लम है इस फाइटर जेट का कम इंड्योरेंस या कम कॉम्बैट रेंज, और दूसरी प्रॉब्लम है इस फाइटर जेट की कम वेपन कैरिंग कैपेसिटी। तो जो पहली प्रॉब्लम है यानी कि कम इंड्योरेंस या कम कॉम्बैट रेंज, वो है इस फाइटर जेट की इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की वजह से। JF-17 साइज में छोटा होने की वजह से इंटरनली सिर्फ 3000 लीटर का जो फ्यूल है उसको कैरी कर सकता है, और इंटरनल फ्यूल के साथ इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 900 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मिशन दरपेश है जिसमें कॉम्बैट रेंज ज्यादा रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पर आपने दुश्मन की टेरिटरी के अंदर जाकर, बहुत अंदर जाकर कोई मिशन परफॉर्म करना है और यहाँ पर आपको कॉम्बैट रेंज ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो इस सिचुएशन में कॉम्बैट रेंज को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉप टैंक्स जो हैं फ्यूल के, उनको कैरी किया जाता है। JF-17 एक वक्त में 3 जो फ्यूल के ड्रॉप टैंक्स हैं उनको कैरी कर सकता है। एक 800 लीटर का ड्रॉप टैंक सेंट्रल लाइन के हार्ड पॉइंट के ऊपर और 2 1100 लीटर के ड्रॉप टैंक्स विंग्स के नीचे जो 2 हार्ड पॉइंट्स हैं वहां पर कैरी किए जाते हैं। तो इस तरह से JF-17 एक्सटर्नल फ्यूल के ड्रॉप टैंक्स में टोटल 3000 लीटर का जो फ्यूल है उसको कैरी कर सकता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में JF-17 की जो टोटल फ्यूल कैरिंग की कैपेसिटी है वो 3000 लीटर से बढ़कर 6000 लीटर हो जाती है, और यहाँ पर जो JF-17 की कॉम्बैट रेंज है वो भी 900 किलोमीटर से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल यानी कि 1741 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में JF-17 की जो कॉम्बैट रेंज है वो तो काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर वेपन्स को कैरी करने के लिए सिर्फ 4 हार्ड पॉइंट्स जो हैं वो बाकी रह जाते हैं। तो JF-17 की जो ये 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इनको ब्लॉक 3 में काफी हद तक हल करने की कोशिश की गई है ड्यूल इजेक्टर रैक्स की इंटीग्रेशन के साथ। ब्लॉक 3 में एक चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट का इजाफा किया गया है, एक जो टारगेटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की पोड है उसको कैरी करने के लिए। इससे पहले हम सब जानते हैं कि अगर मिशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई टारगेटिंग पोड या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की पोड JF-17 के साथ कैरी करनी होती थी तो उसे जो सेंट्रल लाइन का हार्ड पॉइंट है वहां पर कैरी किया जाता था, जिसकी वजह से जो सेंट्रल लाइन का 800 लीटर का जो फ्यूल ड्रॉप टैंक है उसको रिमूव करना पड़ता था, और ये जो फ्यूल की कमी है ये अगेन JF-17 की जो कॉम्बैट रेंज है उस पर इफेक्ट करती थी। लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 में इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व किया गया है, और यहाँ पर पोड को कैरी करने के लिए एक अलग से जो चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट है उसका इजाफा किया गया है। इसके अलावा एक वक्त में ज्यादा A-to-A मिसाइल्स को कैरी करने के लिए जो ड्यूल इजेक्टर रैक्स हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। तो ड्यूल इजेक्टर रैक्स की मदद से JF-17 ब्लॉक 3 एक वक्त में 6 A-to-A मिसाइल्स, 3 फ्यूल के ड्रॉप टैंक्स और एक टारगेटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जो पोड है उसको कैरी कर सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर JF-17 ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 के साथ कंपेयर किया जाए तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के फाइटर जेट्स एक वक्त में फ्यूल के 3 ड्रॉप टैंक्स और सिर्फ 4 A-to-A मिसाइल्स को ही कैरी कर सकते थे। तो JF-17 में ये एक काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की गई है ज्यादा वेपन्स और ज्यादा फ्यूल को कैरी करने के लिए। तो JF-17 ब्लॉक 3 क्योंकि ज्यादा फ्यूल को कैरी कर सकता है, इसकी वजह से इसकी जो कॉम्बैट रेंज है या जो इंड्योरेंस है वो भी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के कंपैरिजन में जो है वो ज्यादा है। इसके अलावा याद रहे कि JF-17 ब्लॉक 3 में इंटरनली जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज किया गया है। JF-17 ब्लॉक 3 का जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है इसके अंदर भी फ्यूल जो है उसको अब कैरी किया जा सकता है, जिसकी वजह से JF-17 ब्लॉक 3 इंटरनली भी ज्यादा फ्यूल को कैरी कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फ्यूल के ड्रॉप टैंक्स को भी कैरी किया जाता है तो यहाँ पर जो कॉम्बैट रेंज है या जो इंड्योरेंस टाइम है वो बढ़ गया है। इसके अलावा क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 एक वक्त में ज्यादा A-to-A मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, तो ये जो फाइटर जेट है ये एक ही सोटी के अंदर ज्यादा जो दुश्मन के टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, या अपना जो मिशन है उसको परफॉर्म करने के लिए ज्यादा देर तक हवा के अंदर रह सकता है। लेकिन जो JF-17 ब्लॉक 3 में वेपन कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ये इंक्रीज
इंक्रीज है ये उस वक्त तक बेमायनी है जब तक ब्लॉक 3 को पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ इक्विप नहीं कर दिया जाता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 में पहले से ज्यादा पावरफुल AESA रडार और नए नेक्स्ट जनरेशन के हेड अप डिस्प्ले, मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इसको भी इंक्रीज किया गया है। तो इन तमाम चीजों को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है, जो पुराना जो RD-93 इंजन है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। और याद रहे कि ब्लॉक 3 के जितने भी यूनिट अभी तक बनकर तैयार हुए हैं, इन तमाम यूनिट्स को पुराने RD-93 इंजन के साथ ही इक्विप किया गया है। तो JF-17 ब्लॉक 3 को उस वक्त तक अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि इस फाइटर जेट को पहले से ज्यादा थ्रस्ट वाले एक इंजन के साथ इक्विप नहीं कर दिया जाता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो JF-17 ब्लॉक 3 के ड्यूल एजेक्टर रैक्स के बारे में। आई होप कि आपको आज की हमारी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी।